हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। आज 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। अभी इसकी कैसे स्टार्टिंग हुई और क्या इसके पीछे हिस्ट्री है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इस बीमारी को पूरी तरीके से समझेंगे कि क्या है ये। सबसे पहले बात करते हैं कि जो इंडिया के अंदर पहला केस आया था 1986 में, जिसके अंदर जो है फीमेल सेक्स वर्कर्स के अंदर डायग्नोज किया सॉरी डिटेक्ट हुआ था, जो कि चेन्नई में हुआ था। तो 1986 में ये पहला केस था। इसके बाद से 1988 में 1 दिसंबर 1988 को वर्ल्ड एड्स डे इंडिया में लागू हुआ था। वर्ल्ड की कहानी यह है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री में फर्स्ट केस आया था वर्ल्ड में कोंगो में आया था 1959 के अंदर। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है पहला केस नहीं था। इससे पहले जो है ये बीमारी सर्कुलेट हो रही थी सिंस 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी के आसपास से लगभग 1800 या 1900 सालों के बीच ये जो है सर्कुलेट हो रहा था ह्यूमन बींग्स के अंदर। लेकिन डिटेक्ट पहली बार ये किया था, यानी उससे पहले जो है डिटेक्शन का कुछ सिस्टम नहीं हुआ होगा और जो बीमार होते थे या तो उनको डेथ को नेचुरल डेथ मानकर छोड़ दिया गया होगा, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इसलिए इसके बारे में पता नहीं पड़ा था पहले। तो हिस्ट्री में पहला केस आया था। उसके बाद हमारे इंडिया में वर्ल्ड जो है इंडिया का एड्स डे लागू किया गया। वर्ल्ड में जो है लागू कर दिया गया 1 दिसंबर 1988 के बाद से। इसका एम ऐसा था कि इस बीमारी को जो है पहचाना जाए, इसको डायग्नोज किया जाए, इसका एक बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट हो और इसके प्रिवेंशन के स्टेप्स लिए जाएं, इसलिए ये मनाया जाता है। अब ये है क्या भला? सबसे बड़ी बात तो यही है। देखो, दो टर्म्स हमें देखने को मिलती हैं, एक HIV और एक एड्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों अलग हैं या दोनों सेम है? तो इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HIV। HIV एक इन्फेक्शन है जो कि वायरल इन्फेक्शन है, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये बेसिकली RNA वायरस है जो कि बॉडी के अंदर जो है होस्ट जो होता है, होस्ट बोलते हैं उस बॉडी के अंदर जिसके अंदर वायरस सरवाइव करता है। वायरस बेसिकली जो है नॉन लिविंग होता है और ये डिपेंड करता है दूसरे की बॉडी के ऊपर, और उसी के अनुसार ये फिर उन सेल्स को एक होस्ट बना लेता है। यानी जैसे ऐसा है कि हाईजैक कर लेता है ताकि वो उसके हिसाब से ही काम करें और ये अपनी कॉपीज बनाता है। फिर उसके बाद से आदमी जो है ज़्यादा बीमार होने लग जाता है। तो ये इसका इन्फेक्शन होता है। अभी इसका इन्फेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले क्या, किस वजह से इसका इन्फेक्शन होता है? इस पर इन्फेक्शन का सबसे बड़ा माना गया है बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा। बॉडी फ्लूइड्स का सिंपल सा मतलब है कि जैसे हम सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर फैलता है, यानी किसी पेशेंट को या किसी आदमी को या किसी औरत को इन्फेक्शन है और उनका जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो सीमर के थ्रू एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा है इन्फेक्टेड नीडल्स के द्वारा, यानी हॉस्पिटल्स में या जनरली जो ड्रग एब्यूज़ करते हैं उनमें ये जो है एक जो इन्फेक्टेड नीडल होती है उसका यूज अगर कोई दूसरा कर लेता है तो उससे फैल जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, और किसी भी प्रकार का, जैसे किसी मदर को था और उसके बच्चे को होने की संभावना, यानी जेनेटिकली भी फैलता है। तो ये तो हो गए इसके फैलने के, यानी कैसे स्प्रेड होगा। अब इसकी बात करते हैं कि इसका डायग्नोज कैसे करें। मान लो किसी को ये पता तो पड़ता नहीं है कि भाई हो गया है, तो क्योंकि इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो लगभग 2 से 4 वीक्स होता है, और कई कई बार जो है बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में वायरस पड़ा रहता है कई सालों तक, और बाद में उसके सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो डायग्नोसिस क्या होता है कि ब्लड का सैंपल लेके सलाइवा का सैंपल से टेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें एंटीबॉडी या एंटीजन का पता पड़ेगा और वायरस कैसा है।
यानी अलग अलग फॉर्म के वायरस हैं। वैसे ये आरएनए वायरस है और क्या इसका जेनेटिक मटेरियल को जो है टेस्ट किया जाता है। उसके बाद शरीर में कितनी एंटीबॉडीज बनती हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो उस पर उसके हिसाब से इसको टेस्ट किया जाता है। फिर बात करते हैं सिम्टम्स। शुरुआत में इसके सिम्टम्स जो है बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, बेसिक से सिम्टम होते हैं, जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स का मतलब ऐसा है कि जैसे किसी को खांसी जुकाम हो गया, बुखार हो गया है और वेट लॉस होना शुरू हो जाता है और शरीर जो है उसका जकड़ लिया जाता है धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियों के अंदर। यानी कि जैसे किसी को बुखार हुआ, बार बार बुखार होना शुरू हो जाएगा, बार बार जो है उसका इम्यून सिस्टम भी वीक हो गया, तो उस हिसाब से जो है उसकी बॉडी बहुत सारे इन्फेक्शंस का घर हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये वायरस है ये बॉडी के अंदर जाकर अपने आप को कॉपीज में कन्वर्ट करते हैं, यानी बहुत सारी कॉपी बना लेता है, बहुत सारी जनसंख्या अपनी बना लेता है। और ये जा कर के जो हमारे बी और टी सेल्स होते हैं, जो कि हेल्पर सेल होते हैं, टी हेल्पर सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम का, इनका काम क्या होता है कि जैसे ही कोई इन्फेक्शन या कोई वायरस आता है तो ये उसको मारने का काम करता है। लेकिन ये क्या करता है, ये काफ़ी ताकतवर वायरस है, उन टी सेल्स को ही ये मार देता है। अब टी सेल्स मर गए तो बी सेल्स बची, उनकी हेल्प करने के लिए जो टी सेल थी अब वो नहीं, यानी लिम्फोसाइट बची नहीं। तो लिम्फोसाइट ख़त्म हो जाएंगे तो इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, तो बॉडी उनके अगेंस्ट जो है अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं कर पाती है, तो इस वजह से जो है डेथ होना संभावित हो जाता है। अब ये जो इतना प्रोसेस जो था ये बहुत ही एडवांस स्टेज है, यानी हमने HIV वायरस का शुरुआत की थी जिसका इन्फेक्शन हुआ था, अब ये एड्स जो है ये लास्ट स्टेज बोल सकते हैं इसको। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसमें अक्वायर्ड का मतलब है कि वायरस के द्वारा की गई इम्यून डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया। और सिंड्रोम, सिंड्रोम जो है ब्रॉड टर्म है, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज। तो सिंड्रोम के अंदर जो है यानी कि बहुत सारी डिजीज का यहाँ पर कारण बनता है, जैसे बार बार फीवर होना, वेट लॉस होना, निमोनिया हो जाना, लंग्स का इन्फेक्शन हो जाना, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो वो सिंड्रोम के अंदर आता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, डायग्नोज हो गया। अब इसकी बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट इसका देखो प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमने कोविड की वैक्सीन इतने जल्दी तैयार कर दी थी, लेकिन अभी तक इतने सालों के बाद भी हम एड्स की वैक्सीन तैयार नहीं कर पाए। तो इसके पीछे जो है इसका रीज़न ये है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यानी बहुत ही फास्ट म्यूटेटिंग वायरस है, यानी अपनी शेप को चेंज कर लेता है। जैसे कोविड में क्या था कि उसके अंदर एक प्रोटीन था जो कि बाइंड करता था बाकी सेल के पार्ट के साथ, तो हम उस प्रोटीन के खिलाफ वैक्सीन बना सकते थे जिससे वायरस की बाइंडिंग ना हो और उसकी कॉपीज ना बने। लेकिन ये क्या करता है, सेल के अंदर, होस्ट के सेल के अंदर रहता है वायरस और अपने आप को कॉपी करता है। अगर हम इसके खिलाफ कुछ करेंगे भी तो सेल की भी डेथ होगी उसके केस में। तो इस वायरस की जो है बहुत ही म्यूटेशन, यानी अपना शेप चेंज करने का जो सिस्टम है वो बहुत ही फास्टर रेट पर है, इसलिए इसकी वैक्सीन बनाने में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो ट्रीटमेंट है इसका ART के नाम से एक ट्रीटमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस चलाती हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं। तो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी बेसिकली एक ट्रीटमेंट है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स होती हैं जो कि उस वायरस के अगेंस्ट काफ़ी हद तक काम करती हैं। अब इसमें ये है कि अगर कोई समय से डायग्नोज हो जाता है और वो अपना खान पान या इम्यून सिस्टम उसका बेटर है और वो साथ साथ में ट्रीटमेंट भी ले रहा है, तो उसकी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। तो ये यही ट्रीटमेंट हमारे
नॉलेज में है। इसके अलावा कुछ और होगा तो वो थोड़ा सा अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर इसको प्रिवेंट ही किया जाए, यानी कि हो ही ना। देखो, जिस चीज़ का इलाज नहीं है तो उसका तो यही होता है कि भाई इससे बचाव ही हो। अब बचाव क्या हो सकता है? सबसे बड़ा, जो जिन कारणों से स्प्रेड हो रहा था उन कारणों को ना करें, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स है। अगर किसी का मल्टीपल पार्टनर्स जो यूज करते हैं, यानी एक औरत या मर्द के बहुत सारी औरतों या मर्दों से संबंध है, तो ऐसा ना करें। और फिजिकल बैरियर का यूज कर सकते हैं, जैसे यूज ऑफ कॉन्डम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उससे जो है काफ़ी बचाव होगा। इन्फेक्टेड नीडल्स का यूज़, यानी जो नीडल्स वगैरह हैं वो अच्छे से यूज़ की हों, स्टेरलाइज हों। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम प्रॉपर चेकअप हो उसका कि भाई HIV पेशेंट तो नहीं है। और यही इसके जो है कुछ बचाव हैं। मदर से जो है उसको हो सकता है बच्चे को, लेकिन कभी कभार नहीं भी होता है तो उसके लिए भी कुछ थेरेपीज होती हैं, वो भी ट्रीटमेंट अलग होता है उनका। तो वो जन्म के टाइम भी होता है या फिर जन्म से पहले भी माता को दिया जाता है, तो वो अलग ट्रीटमेंट। तो ये प्रिवेंशन था इसका। अब इसमें सवाल आता है कि किस देश, सबसे बड़ा देश जो है, मतलब क्वांटिटी किसके अंदर सबसे ज़्यादा एड्स फैला हुआ है, तो ये साउथ अफ्रीका लार्जेस्ट नंबर ऑफ एड्स पेशेंट हैं उसके पास। अप्रोक्सीमेटली यह है कि 9.5 मिलियन लोग जो है एड्स से मतलब प्रभावित हैं। बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। तो ये मतलब उनका, या तो ये इसका कारण ये हो सकता है कि ये पुअर्टी या फिर इलिटरेसी बेसिकली एक कॉमन कॉज है कि उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो अभी एक सोशल स्टिग्मा की बात करते हैं कि चलो ट्रीटमेंट वगैरह जो भी है, या इसका बीमारी का नाम ही इतना ख़राब है कि सोशल, सामाजिक तौर पर, या जब से ज़्यादा तो सोशल स्टिग्मा ही होता है। मतलब किसी को हो गया तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इलिटरेसी है ये, बेसिकली एक अवेयरनेस नहीं है पब्लिक के अंदर, तो उससे जो है लोग मिलना जुलना छोड़ देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं। तो ऐसा बहुत ही बेहद शर्मनाक चीज़ है ये। ट्रीटमेंट इसका जो है जो भी है वो अवेलेबल है, पर इसको इस बात से ये एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनको सामाजिक जो भेदभाव फेस करना पड़ता है, वो जो भी पेशेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ये किन चीज़ों से नहीं फैलता। ये तो बता दिया कि किन से फैलता है, अब किन से नहीं फैलता। देखो, इन्फेक्टेड पेशेंट के हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, उसको किस करने से नहीं फैलता है, यानी मेल और फीमेल पार्टनर है तो ऐसे नहीं फैलता है। मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, उसके साथ खाना खाने से नहीं फैलता है, बात करने से नहीं फैलता है। और इन्फेक्टेड जो, यानी उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे जुकाम वगैरह फैल जाते हैं, ऐसे नहीं फैलता है। तो ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है कि ये कॉन्टेजियस नहीं है, मतलब एक पेशेंट से दूसरे को नहीं होता, जिसको है उसको है। तो ऐसा ना करें कि उसका ट्रीटमेंट अगर चल भी रहा है, कोई ऐसा पेशेंट है, कोई हॉस्पिटल्स में है या फिर अपने नियर बाई है, तो आप उसकी हेल्प करें और ना कि उसको अकेला छोड़ दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा सा केयर होना चाहिए, जैसे पेशेंट केयर हम करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, तो हमें पता है कि HIV पे ऐसा नहीं कि उसको अलग नज़रों से देख रहे हैं, बस उसका एक केयर का तरीका बदलना है, वो अपने हिसाब से, कि प्रॉपर ग्लव्स वगैरह होने चाहिए, स्टेरलाइज वगैरह चीज़ें आप यूज़ करें। और उसका सैंपल लेना है तो आप थोड़ा सा ध्यान से लें। प्रॉपर चेकअप वगैरह, कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ है उसको थोड़ा अलग रखें। तो ये बस बेसिक सी चीज़ ध्यान रखने वाली है, ऐसा नहीं उसको सोशल स्टिग्मा से उसको अलग ही कर दें। तो ऐसे में मनुष्य जो है हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट अगर चलता भी रहेगा तो फिर वो ज़्यादा दिन जिएगा नहीं। तो ये एक बहुत ही बड़ी निगेटिव एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर। ऐसा नहीं है कि उसने कोई गलत पाप कर दिया है। कई लोगों को बस मानसिकता ये होती है कि इनके संबंध किसी
मतलब बहुत सारी लेडीज रहेंगे या एक लेडीज़ की जो है बहुत सारे मर्दों से, ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि कई बार गलत किसी का बल्क ट्रांसफ्यूजन हो गया, किसी मदर से उसके बच्चे को हो गया, या कोई इन्फेक्टेड नीडल से हो गया, ऐसा नहीं होता कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ही फैलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही मेरी एक थोड़ा सा कोशिश थी बताने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।